सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों, सखाओं, सभी श्रोताओं को चंचल वर्मा और मंजू द्विवेदी का नमस्कार। नमस्कार। चंचल जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और इस मंच पर बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं और ये मुलाकात भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मुलाकातें अच्छी होती है तो अच्छा लगता है कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ उथल-पुथल चल रही होती है, कुछ मुश्किल हालात होते हैं और कई बार बोलने का मन भी नहीं करता है। लेकिन कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ। एक जो जीवन एक मंच की तरह होता है, रंगमंच की तरह होता है, तो यहाँ खेलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है, तो मुश्किलें आएँगी, जाएँगी, लेकिन उससे डरे नहीं, हारे नहीं और अपना काम जो है, अपने मन को स्थिर रखते हुए करते रहना पड़ता है। कई बार मुश्किल वक़्त में हम लगता है कि रुक जाएँ या गिव अप कर देते हैं ना, हार मान लेते हैं। हाँ। तो वहीं वो थम जाता है और पानी भी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है। जहाँ वो रुकता है वहाँ उसमें काई जम जाती है। तो इसी तरह से हमारे मन के अंदर भी वो नकारात्मकता जो है वो घर करने लगती है। इसलिए डरना नहीं है और एक समय आने के बाद हमें लगेगा कि ये जो मुश्किल वक़्त आया था, ये हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। बिल्कुल, थोड़े से उपाय होते हैं जो हम कर लें तो ये जो मुश्किल समय होता है आसान हो जाता है। अब वो उपाय क्या है, बातें क्या हैं, वो तो हम बाद में जब विषय पर बात करेंगे तभी आपको बताएँगे। लेकिन और हमारे सुनने वाले भी तो अपने अनुभव बताएँगे, अपनी बातें हमारे साथ साझा करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स उनके आएँगे। हाँ, बिल्कुल। तो आज जो विषय है उनके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो कथा सुधा की बात करते हैं। कहानी है 6 आने का टिकट, इसका पहला भाग। जी हाँ, आज सुनेंगे आप। देखो अब इस ज़माने में अगर हम 6 आने के टिकट की बात करें तो क्या हमें कुछ सत्यता लगती है इसमें? नहीं लगती है। और आजकल के ज़माने के जो बच्चे हैं जो अभी बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 15 से 16 साल होगी, उनको तो आने के बारे में पता भी नहीं होगा कि आना कैसा हुआ करता था। लेकिन इन कहानियों का अस्तित्व, इनका जो मर्म है, इन्हें अगर हम समझेंगे ना तो इनकी सीख कहीं भी कोई पुरानी नहीं है। सिर्फ एक आने का उनको समझ नहीं आएगा कि आना क्या होता है। तो हर मुद्रा होती है एक तरह की, रुपया पैसा जो भी है, ये आना भी पहले चला करते, रत्ती आना दो आना, ये सब वही मुद्राएं हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो विषय है, मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये विषय है जिस पर हमने अभी थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा भी कर ली है। और हम करते हैं सोमवार के दिन प्रादेशिक व्यंजनों की बात। तो अगस्त के महीने में जिस प्रदेश के व्यंजन की चर्चा हम कर रहे हैं, हमारी सखियां हमसे जुड़ रही हैं इनको लेकर। ये है पश्चिम बंगाल की जो भी बहुत चटपटी, मीठी, खट्टी और बहुत ज्यादा जो कहते हैं कि चर्चित रेसिपीज हैं, उनकी बात। तो आज लाबरा और रसगुल्ला, ये जो 2 मिठाइयाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी कि लाबरा जो है वो मिठाई नहीं है। रसगुल्ला तो मीठी चीज है, लेकिन लाबरा एक ऐसा व्यंजन है जो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है, यानी कि सब्जियों का मिश्रण है। अच्छा। तो हर जगह सब्जियां बनाई जाती हैं और मिश्रित सब्जी का जो रूप है वहाँ उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो बंगाल में जब मिश्रित सब्जी बनाई जाती है तो उसका नाम है लाबरा। और ये कुछ खास अवसर होते हैं, खास तौर पर नवरात्रि में जो पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उस समय और ऐसे खास मौकों पर ये बनाई जाती है। तो हमारी जो सखियां इसके बारे में जानती हैं, इसकी रेसिपी के बारे में जानती हैं, इसके बारे में कुछ भी सुना है। और रसगुल्ला भले वो बंगाल का हो, लेकिन सुनते ही पानी तो सबके मुंह में आ जाता है। बड़ा मुलायम मुलायम सा और रुई के जैसा लगता है और स्पॉन्जी होता है और जब उसको हाथ से निचोड़ो तो बहुत सारा रस उसमें से टपकता है। अब जिसको जितना मीठा पसंद है उतना रस में डूबा हुआ रसगुल्ला वो खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। अगर कम मीठा है तो थोड़ा ज्यादा निचोड़ दीजिए उसे और भाई आपको मिठास लेनी है, आपको लगता है कि भाई इन चीजों से कहीं ना कहीं सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, तो संगीत की मिठास अपने जीवन में घोलिए। बिल्कुल। आए रे
ये गीत हमने सुना चंचल, और गीत में जो बात थी कि आए हैं दिन सावन के, तो सचमुच सावन का महीना चल रहा है और ये दिन बड़े सुहावने लगते हैं। रिमझिम बारिश अच्छी लगती है और उसके बाद जो हरियाली छा जाती है उसका तो कहना ही क्या। और कुछ बातें या कुछ कहानियां ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह के विषय होते हैं, उससे भी तो हरियाली छाती है। हमारे कार्यक्रम में देख लो या हमारे इस स्टूडियो में, है ना। तो आज कथा सुधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कहानी 6 आने का टिकट। इसका पहला भाग आइए सुनते हैं। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। 6 आने का टिकट पारिवारिक विषय से हटकर ये कहानी एक संपादक और लेखक के संबंधों की कहानी है। कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा ने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया है। इसकी झलक इस कहानी में दिखाई देती है। मुख्य पात्र संपादक किशोर जी और कवि और लेखक राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। कहानीकार ने इन दोनों के व्यक्तित्व का सजीव चित्रण बखूबी किया है। कवि राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह की भाषा शैली हास्य प्रधान है। दिल लगी पसंद कवि अपने व्यवहार से और बिना किसी को नाराज किए हुए अपने मन का और अपने लाभ का काम करवा लेता है। वाक्पटुता के साथ कवि संपादक से हर फायदा लेता है। संपादक चिढ़ता है लेकिन बच नहीं पाता है, बल्कि हर बार खुद फंस जाता है। कहानी में लेखक को विनोदी स्वभाव का चतुर और बेबाक दर्शाया गया है। पैसे की बचत के लिए तरह तरह के उपाय करना और फिर उनका असफल होना कहानी की रोचकता बढ़ाता है। अंत में लेखक ने कहानी को एक अलग मोड़ दिया है। तो आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी कहानी 6 आने का टिकट। आइए सुने इस कहानी का पहला भाग। उस दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मैंने एक सज्जन को अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ पाया। ये सज्जन अपने पैर मेज पर रखे हुए गुनगुना रहे थे और कभी-कभी एक पेंसिल से अपनी जांघों पर रखे हुए मेरे लेटर पैड पर एक आध लाइन भी लिख देते थे। अब यहां ये बतला देना अनुचित न होगा कि मैंने एक लेटर पैड 3 रंगों में छपाया था और हर एक पन्ने की लागत 2.5 पैसे पड़ी थी। वे मझोले कद के मोटे से आदमी थे। चेहरा किसी कदर गोल मटोल, ऊबड़ खाबड़ और भद्दा। उनकी मूंछें आधी और अच्छी तरह से छंटी हुई थी। आंखें बिल्ली की तरह। बिजली के पंखे की हवा में उनके बाल फहरा रहे थे और ये बतला रहे थे कि ये सज्जन काफी मौज में हैं। खादी का कुर्ता और धोती पहने थे। मेज के पास पड़े हुए तख्त पर मैं बैठ गया, ये समझकर कि दफ्तर के किसी कर्मचारी के ये मुलाकाती होंगे, और सुबह आए हुए पत्रों को उलटने पुलटने लगा। एकाएक इनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं उस समय कुछ सिकुड़ा हुआ, कुछ सहमा हुआ एक पत्रिका के एक विशेष लेख को पढ़ रहा था, जिसमें हिंदी वालों को यह सूचित किया गया था कि मैं घमंडी हूं, मक्कार हूं, मूर्ख हूं। उन्होंने मुझे कुछ देर तक गौर से देखा। शायद मेरी मुद्रा देखकर उन्हें कुछ दया आई। मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इस दफ्तर में काम करते हैं? बहुत विनय पूर्वक मैंने उत्तर दिया, जी हां।
और संपादक किशोर जी कब आते हैं? कोई समय तो उनका ठीक नहीं है। क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? जी जी जी, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अभी हावड़ा स्टेशन से आ रहा हूँ। वो सामने मेरा असबाब रखा है। मेरी उनकी मित्रता है, सोचा कि मिलाऊं और चला आया। वैसे वो रहते कहाँ हैं? और वास्तव में उनका ट्रंक और बिस्तर वहीं रखा था। उनके असबाब को देखकर मैं घबराया, लेकिन जब उन्होंने मेरे मकान का पता पूछा तो मैं मर्माहत सा हो गया। मैंने कहा, जी रहते तो वे यहां से करीब 10 मील की दूरी पर हैं, लेकिन शायद आजकल वे यहां नहीं हैं। 1 हफ्ते बाद उनके लौटने की खबर है। अरे, वो यहाँ नहीं है क्या? नहीं नहीं। ओहो, खैर दफ्तर तो है, यही रहूंगा। 1 हफ्ता कोई बड़ी बात नहीं है, इंतजार कर लूंगा। ये वार खाली गया। मैं सोच ही रहा था कि अब दूसरा वार कौन सा हो कि मेरे सहकारी श्रीराम ने प्रवेश किया। आते ही उन्होंने कहा, नमस्कार किशोर जी, आज जरा देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा। मेरे सहकारी की बात सुनते ही उठकर खड़े हो गए। बड़ी भक्ति के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे कहा, आप ही किशोर जी हैं? जी। आपने तो खूब दिल लगी की। आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको 6 कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई। अच्छा। और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है, उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया। कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। अच्छा, तो आप ही राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ 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 हाँ, आपका इस कुटिया में स्वागत है। आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। श्री राम जी, आपके ठहरने का प्रबंध छेदीलाल जी के धर्मशाला में करा दें। सुनिए, कमरा अच्छा होना चाहिए, और एक बात का ध्यान रखिए। जी 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 जी, धर्मशाले में ठहरना मैं कभी पसंद नहीं करता जी। चोरों और बदमाशों का वहाँ जमघट रहता है। अच्छा। और मैं इसी दफ्तर के अतिथि गृह में ठहर जाऊंगा। क्या? उससे आपकी सेवा करने का मुझे पूरा अवसर प्राप्त होगा। मेरे दफ्तर में अतिथियों के लिए कमरा है, इसे कैसे पता चला? ओफ, खैर। 4 दिन बाद सुबह के समय जब मैं सोकर उठा तो मुझे यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह बरामदे में एक कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने उनका बिस्तरा तथा ट्रंक रखा है। कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता। लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा। जी जी जी। इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं। लिहाजा अब श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। एक दिन
दफ्तर पहुंचकर उन्होंने मुझसे कहा, किशोर जी। हाँ बोलिए। आज इच्छा होती है कि कलकत्ता घूम आऊं। हाँ, बड़ी प्रसन्नता की बात है। जरा आप अपना ट्राम का टिकट दे दीजिए। वो तो मेरे नाम है, आप पकड़े जाएंगे। वाह, आपके दफ्तर के सभी आदमी तो उसका उपयोग करते हैं। मैं क्या मूर्ख हूं जो पकड़ा जाऊंगा? ठीक है। और उस दिन वो मेरा ट्राम का टिकट ले गए। मुझे अपने आदमियों को ट्राम का किराया देकर ट्राम पर भेजना पड़ा और शाम को जो मैंने हिसाब लगाया तो 10 आने का मुझे नुकसान हुआ। दूसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा। किशोर जी, वो ट्राम का टिकट दीजिए ना। राम खिलावन जी, मुझे बड़ा दुख है। ट्राम का टिकट मुझसे मेरे एक मित्र लेकर गए हैं। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। उनके आने पर चला जाऊंगा। और उस दिन अपने झूठ को छिपाने के लिए दिन भर अपने आदमियों को ट्राम के किरायों के पैसे देकर मुझे भेजना पड़ा। उस दिन 12 आने का नुकसान हुआ। तीसरे दिन उन्होंने फिर ट्राम का टिकट मांगा और मैंने फिर वही बहाना बना दिया। पर उस दिन के लिए मैंने एक स्कीम सोच ली थी। जैसे ही दफ्तर का कोई कर्मचारी बाहर जाने लगा तो मैं उसके साथ दफ्तर के बाहर निकला। बाहर निकलकर एकांत में उसे अपना टिकट दिया और उससे कह दिया कि वो मुझे बुलाकर एकांत में ही टिकट वापस करे। लिहाजा रोज का अब मेरा ये दस्तूर हो गया। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा, किशोर जी। जी। आज तो आपकी छुट्टी है। हाँ। तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए। अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है। अरे भाई भीखू, देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ। और 2 6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के। और ये लो 1 रुपया, ठीक है? नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा। अच्छा, ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था, आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा न कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा। जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा। छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का पहला भाग। राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए 6 आने का टिकट। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सप्ताह। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खिलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रिकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
अभी आप सुन रहे थे कहानी 6 आने के टिकट का पहला भाग, और आपको इस कहानी का अंत क्या होता है जानने के लिए दूसरा भाग सुनना होगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत। इसमें खता मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
रास्ते पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम सखी सहेली। तो मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं, ये जो हमारा विषय है। तो मुश्किल समय आता है तो लगता है सब अटक गया है, पर सच तो ये है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें तराशने आती है। जीत बाहर की नहीं होती, पहले अपने अंदर की जीत होती है। ये बात आपने बहुत सही कही कि बाहर की नहीं, पहले अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो द्वंद्व या संघर्ष चलता है, सबसे पहले हमें उसी को जीतना होता है। और बुरा समय मंजू जी जब भी आता है तो जो अपने होने का सिर्फ दिखावा करते हैं ना, वो सबसे पहले हमसे दूर होने की, कटने की या बचने की तरह तरह की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में दोस्तों से मिलना, परिवार के लोगों से बात करना, प्रार्थना करना, ये तमाम जो बातें हैं ना, ये फालतू नहीं बल्कि ये हमें ईंधन का काम करती हैं और हमें बहुत सारी ऊर्जा देती हैं। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मुश्किल समय आता है तो हमारे अपने ही लोग हमसे बचने और कटने की कोशिश करते हैं, तो हम दोस्तों से कैसे मिले फिर, ये भी तो एक सवाल है। तो खैर, लेकिन सब लोग तो वैसे नहीं होते हैं ना। तो जो भी हमारे जीवन में है, जो हमारे प्यारे से दोस्त हैं, जो हमारे हितैषी हैं, उनसे हमें मिलना चाहिए। और अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद हम मांग सकते हैं, बशर्ते कोई हमारी मदद करे, है ना। ये कोई कोच या मेंटोर या दोस्त या प्रोफेशनल काउंसलर भी हो सकते हैं, जो लोग पहले ऐसी किसी मुश्किल से निकल चुके हैं, उनसे भी अपने मुश्किल से उबरने का रास्ता पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसे लोग हमें कम मिलते हैं जो रास्ता दिखाए या फिर हमारी मदद करे, लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उन्हें संभाल कर रखिए, और जब अगर ऐसा कोई मौका आए तो आप अपनी जो तकलीफ है उन्हें बताइए, और हो सकता है कि वो आपकी तकलीफ को प्यार से सुने और उसका कोई हल निकाले। और जैसा भी आपने कहा ना कि अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप खुद जरूर किसी के लिए ऐसा व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए कि आपसे जब कोई मदद मांगे तो आप उस समय किसी तरह की नानुकुर ना करें, कोई नखरा ना करें, या अपनी जो कहते हैं ना कि प्राथमिकता दिखाने की कोशिश ना करें। आप उनके लिए अगर काम आएंगे तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए जरूर किसी दिन काम आ सकते हैं। और किसी भी तरह की जीत अगर हमें हासिल होती है किसी काम में, तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि हमारे लिए ये समस्या बड़ी नहीं थी या मुश्किल बड़ी नहीं थी या वो हमेशा के लिए गायब हो गई है। जीत का मतलब है कि हम जो भी मुश्किल हमारे सामने थी उसके सामने हम झुके नहीं, डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, और हार तो हमने कतई नहीं मानी। हम हर दिन उठें, गिरे और फिर से उठकर एक दिन खड़े हो जाएं, लेकिन जब हम एक दिन मुड़कर पीछे देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिस मुश्किल ने हमें हराने की बहुत कोशिश की थी, आज उसी ने हमें बहुत मजबूत बना दिया। ये सही बात है कि जब हम मुश्किलों में घिरते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, तो वही चीजें हमारी मजबूती बन जाती है। और जब भी लगे कि मुश्किल ज्यादा भारी हो रही है तो एक बात हमेशा याद रखना कि एक एक छोटा कदम ही बड़ी जीत बनता है। तो मुश्किलों का क्या है, ये तो रोज आती है या जीवन में कई बार आती है, पर इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम घबरा जाते हैं तो मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है और हम उसके सामने छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत जाते हैं तो उस मुश्किल से उबरना भी आपके लिए आसान हो जाता है। और कई बार समस्या भले छोटी सी हो, लेकिन हाय हम क्या करें, ये हो गया वो हो गया, ये कह कर ही हम उस समस्या को मुश्किल और बड़ा बना लेते हैं। और बोलने से तो मुश्किलें हल होंगी भी नहीं, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा और उस और हमें कदम आगे बढ़ाना होगा। तो हम मुश्किल या समस्या की बात करने की बजाय हर बार समाधान की बात करेंगे, हल निकालने की बात करेंगे ना, तो वो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। और मुश्किलें जो आती हैं वो हालातों से सबक लेने के लिए एक सिग्नल की तरह होती हैं, कोई सजा नहीं होती। बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ सीखना है, हमारे आसपास जो भी सिस्टम या जो चीजें चल रही हैं उन्हें किस तरह से बदलने की जरूरत है। अगर हर बार रास्ता बंद होगा तो नया रास्ता कैसे है,
ये भी हमें ढूंढना होगा, और यही गुण बाद में हमारी ताकत बन जाता है। बिल्कुल। और कई बार हमारा दिमाग किसी खतरे को 10 गुना बड़ा करके दिखाता है ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पहले जो 5-7 मिनट में जो डर लगता है वो अक्सर असली नहीं होता। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, गहरी सांस लो और फिर समाधान खोजना भी आसान होगा। यानी सोचे समझे फिर आगे कदम बढ़ाए। कई बार लोग बहुत हड़बड़ी में आ जाते हैं, थोड़ी सी मुश्किल सामने दिखी घबरा जाते हैं, हौसला पस्त हो जाता है, और कई लोग तो इतने घबरा जाते हैं कि उनकी तबीयत वहीं की वहीं बिगड़ जाती है। अब अगर ऐसे हालात हो गए तो आप मुश्किल का सामना करेंगे ही कैसे? इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और कई बार जब मन बहुत कमजोर हो जाता है तो स्वास्थ्य समस्या हमें घेर लेती, क्योंकि हम पूरी पूरी रात उन चिंताओं में घिरे सोते ही नहीं है। तो जरूरी है कि आप भरपूर नींद लीजिए, 20-25 मिनट थोड़ा सा वॉक करिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन अगर कर सकते हैं तो वो भी कीजिए। अपने जो नियर डियर, आपके जो भी जिनसे आपके प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार हैं, आपके चाहे वो पड़ोसी हैं, परिवारजन हैं, दोस्त हैं, उनसे अपने दिल की बात कहिए। और ये चीज़ें हमारे लिए इमोशनल इम्यून सिस्टम का काम करती हैं, और इनके होने पर हमारी मुश्किलें आती भी हैं तो वो तोड़ती नहीं है। क्योंकि अगर एक कोई ऐसा है हमारे जीवन में जो हमें कह दे कोई नहीं, मैं हूं ना साथ में, बिल्कुल मैं हूं ना, तो ये जो मैं हूं ना, जो छोटा सा शब्द है, ये बहुत बड़े हौसले का काम करता है। हमें संबल देता है और हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, अब कोई है हमारे साथ जो हमारी मदद करेगा। और घबराने के बजाय थोड़ी सी जगह अगर आप जिज्ञासु बन जाए और बुझो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, और समझो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। हर मुश्किल के बाद 2 चीजें मिलती है, एक घाव और एक हुनर। तो घाव तो भर जाता है, लेकिन हुनर जो होता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। और इसके लिए थोड़ा सा हमें पहले से तैयारी कर, जैसे हम खाना बनाते हैं ना चंचल, तो खाना हम भोजन करते हैं 1 बजे, हम बनाना शुरू करते हैं 12 बजे, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो हम पहले से, सब्जी हम 1 दिन पहले ला के रख देते हैं, दालें ला के रख देते हैं, आटा पहले से, और उसको बनाने के लिए तो आटा मलने का काम हम थोड़े समय पहले कर लेते हैं, सब्जी काट के रख लेते हैं। तो ये एक तैयारी होती है। इसी तरह एक मानसिक तैयारी भी होती है। तो वो तैयारियां अगर हम पहले से करेंगे तो इन चीजों का असर कम होगा। बिल्कुल। कहने का अर्थ यही है मंजू जी कि मुश्किलें खत्म नहीं होंगी, पर हम हर मुश्किल के साथ थोड़े और शांत, थोड़े और तेज, थोड़े और समझदार इस तरह से होते जाएंगे। और एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो मुश्किलें किसी समय हमें बहुत बड़ी पहाड़ लग रही थी ना, वो हमारी सीढ़ियां बन जाती हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और एक गीत सुनते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी जो बातें लिखी हैं वो क्या है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर, इतना ही अरमान है। अनगिनत सालों से मेरी तुझसे एक पहचान है, अब गले मिल जाओ आकर, इतना ही अरमान है। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।
चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहते जाएगी। तेरे आंचल से लिपट कर रूह ये नगमा गाएगी, जान भी निकलेगी जिस दम यही कहते जाएगी। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या। तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता। तो भाई खता तो होती है किसी ना किसी की, लेकिन हम उन्हें दोष देते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। अपनी जो मुश्किलें हैं उनके हल हमें खुद निकालने। बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बड़े सजग हैं और विषय को जैसे ही वो पढ़ते हैं तो अपने बहुत सारी जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो लिख भेजते हैं, या फिर जो जितना नॉलेज या जो ज्ञान उन्हें है उस बारे में तो वो लिखते हैं। एक हमारे साथी लिख रही हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, मुश्किलें किसी को बताकर नहीं आती और ये हर इंसान के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये पंक्ति हमें सिखाती है कि समस्याओं से भागने के बजाय उनके प्रति अपना नजरिया सकारात्मक रखें। डर हमारी आधी ताकत को खत्म कर देता है, निडर रहकर ही हर मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने। और इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता ने भी बड़ा अच्छा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब मुश्किल समय आता है तो अक्सर लोग भविष्य की चिंता में डर जाते हैं। ये पंक्ति हमें सचेत करती है कि डरने से समस्या बड़ी हो जाती है और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हार तब तक नहीं होती जब तक आप खुद घुटने ना टेक दें। इतिहास गवाह है कि महान वही बना है जिसने अंतिम क्षण तक प्रयास करना नहीं छोड़ा। और ये बहुत सारे जो उदाहरण देकर बता रहे हैं जो सफल व्यक्ति हैं, बिल्कुल महान व्यक्ति जो हुए हैं, उन्होंने सफलताओं के बाद हार नहीं मानी, इस तरह के मंत्र को अपनाया, तभी वो सफल हो सके। हाँ, एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें आनी तय है, लेकिन हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने का नया रास्ता सिखाती है। हौसला रखें और डटकर मुकाबला करें, जीत हमेशा हिम्मत की होती है। मुश्किलों से लड़ने के धैर्य बहुत बड़ा हथियार होता है। कठिन समय में घबराने के बजाय शांत रहें और सोच समझकर कदम उठाएं। हर मुसीबत अपने साथ एक नया सबक लेकर आती है। मन में पॉजिटिव विचार रखें, लगातार प्रयास करते रहें। परिवार, मित्र, रिश्तेदार से जरूरत पड़ने पर सलाह या सहायता लें। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि हर गलती और बाधा से हमें सीख मिलती है। संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता बहुत मीठी होती है। मुश्किलों से घबराए नहीं, शांत रहकर सोचें। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्वास रखिए और कदम पीछे न हटाएं, लगातार प्रयास करते रहें। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुश्किल तो आएंगी, डरे नहीं, हारे नहीं। राहें कितनी भी कठिन हो, मंजिल की जिद पर अड़े रहना। तूफानों से आंख मिलाकर बस आगे बढ़ते रहना। मुश्किलें तो महज इम्तिहान है, पर यह परखती हैं कि अपना इरादा, ये हमें परखती है अपना इरादा न छोड़ना। कितनी मतलब मन को संबल देने वाली बातें हैं ना। और मुश्किल समय में ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस तरह की बातें कहकर हमारी हौसला अफजाई करे। कुछ कहानियां हमें हौसला देती हैं, लेकिन जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं वो भी हमें हौसला दे जाती हैं। उन्हीं का उदाहरण देकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भगवान राम तक इन चीजों से, मुश्किलों से बची नहीं। 14 साल उन्होंने वनवास के काटे, लेकिन दुख में वो विचलित नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। इन जो कहते हैं ना कि हम अपने इतिहास से तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। चलो अब हम
थोड़ी खान पान की बातें करते हैं। बिल्कुल। जैसा कि हमने बोला कि प्रादेशिक व्यंजन के अंतर्गत आज बंगाली व्यंजन की हम बात करेंगे, तो लाबरा ये एक व्यंजन है और दूसरा है रसगुल्ला। तो सबसे पहले लाबरा के बारे में हम बात करते हैं। एक हम साथी ने इसकी विधि हमें लिख करके भेजी है कि सब्जियों को तैयार करें, सभी सब्जियों को धोकर मीडियम या बड़े टुकड़ों में काट लें। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें और बैंगन, कद्दू, कच्चा केला, मूली, परवल और गोभी को अलग अलग हल्का सुनहरा होने तक इसको शैलो फ्राई करके बाहर निकाल लें। फिर उसके बाद तड़का लगाएं। बचे हुए तेल में थोड़ा और सरसों का तेल मिलाएं। तेल गर्म होने पर तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और पंचफोरन डालें। सब्जियां और मसाले पकाएं। अब कढ़ाई में आलू, शकरकंद, पपीता और अन्य कच्ची सब्जियां डालकर कुछ देर भुनें। इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं। पहले से फ्राई की हुई सब्जियां और पिसा हुआ नारियल डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आधा गिलास पानी डालें और डालकर दोबारा ढक लें ताकि हरी सब्जियां पूरी तरह नरम हो जाए। जब सब्जियां पक जाए तो नमी को संतुलित करने के लिए 1 चुटकी गेहूं का आटा छिड़क कर मिला लें और गैस बंद कर दें। और अंतिम चरण जो इसका है वो ये है कि अब इसमें तैयार किया हुआ खास भाजा मसाला पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका पारंपरिक बंगाली लाबरा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल या भोग की खिचड़ी के साथ परोसें। और कोई भी व्यंजन है वो तभी अच्छा बनता है जब वो संतुलित मात्रा में सारे मसाले डाले जाते हैं और कार्यक्रम का संतुलन बनाए रखने के लिए गीत जरूरी है। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता। रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से कितनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता। किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे। हिरणों की है तुझ में चंचलता। आंचल का तेरे है थार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें।
तो हम लबरा और रसगुल्ला के बारे में बात कर रहे थे। रसगुल्ला के बारे में हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि ये भारत की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्पंजी मीठी मिठाई है, जिसकी उत्पत्ति बंगाल और ओडिशा क्षेत्र से मानी जाती है। और इसके इतिहास की अगर बात करें तो आधुनिक स्पंजी रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है एक व्यक्ति जिन्होंने बनाई सबसे पहले उनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी लिखा है कि इसे ताजे छेने यानी कि जो फाड़ा हुआ जो दूध होता है उससे जो पनीर बनाया जाता है उससे ये बनाई जाती है, और चीनी की चाशनी से तैयार किया जाता है। ये गोल, हल्के और स्पंजी टेक्सचर वाला तथा रस से भरा होता है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। हमारे एक अन्य श्रोता ने भी यही बताया कि ताजे दूध को फाड़ कर छेना तैयार किया जाता है, उसे हल्की सी चाशनी में उबाल कर ये बनाया जाता है। स्पंजी, नरम और रस से भरपूर होता है। पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी इसका मूल स्थान है, ऐसा कहा जाता है। ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है। तो बात हुई ये रसगुल्ले की, और ऐसा ही मीठा मीठा सा एक गाना सुन लेते हैं चलते चलते। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का दम निकलता है, मंजर देख कर जाना। चले जाना जरा ठहरो, किसी का अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी आए हो बैठो तो ये मौसम भी सुहाना है। अभी तो हाल दिल तुमको निगाहों से सुनाना है। नजर प्यासी ये दिल प्यासा, किसी का दम निकलता है, ये मंजर देख कर जाना। चले जाना।
ये गीत हमने सुना चंचल, और देखिए चले जाना किसी का दम निकलता है, जरा ठहरो, लेकिन ठहरने का समय नहीं है। नहीं है, जाना है लेकिन किसी का दम निकाल के नहीं जाना है हमें। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह से जो हमारे प्रोग्राम है उसमें रेसिपी बताई जाती है वो सुनिए और बनाइए, खाइए और मस्त रहिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से हम विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।